नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 21 अप्रैल 2026, दिन मंगलवार और आज की हिंदी तिथि है बैसाख माह के शुक्ल पक्ष पंचमी। तो दोस्तों अब आज के दिन का इतिहास भी जान लेते हैं। साल 1526 में आज ही के दिन पहली पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोधी आमने सामने थे। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा गया और यहीं से भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। इसे भारतीय इतिहास का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है और आज 21 अप्रैल को भारत में नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। इस दिन को इसलिए चुना गया क्योंकि आज ही के दिन साल 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखिल भारतीय सेवाओं को देश की स्टील फ्रेम कहा था। यह दिन उन सभी सिविल सर्वेंट्स को समर्पित है जो देश की व्यवस्था और विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें। इंडिया और साउथ कोरिया के बीच रिलेशंस को नई दिशा मिली है। पीएम नरेंद्र मोदी और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ली जे मयूंग के बीच न्यू दिल्ली में अहम बैठक हुई। इस दौरान दोनों देशों ने स्पोर्ट्स, कल्चरल एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, एमएसएमईज और इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन कमेटी पर 4 बड़े मोड साइन किए। साथ ही दोनों देशों ने सीईपीए एग्रीमेंट को अपग्रेड करने और इंडिया कोरिया डिजिटल ब्रिज लॉन्च करने पर भी सहमति जताई। पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल टेंशन के बीच इंडिया और कोरिया पीस और स्टेबिलिटी का संदेश दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि एआई, सेमीकंडक्टर्स और आईटी सेक्टर्स में पार्टनरशिप को और मजबूत किया जाएगा और फ्यूचर फोकस्ड कोलैबोरेशन बढ़ेगा। उन्होंने चिप्स से चिप्स, टैलेंट से टेक्नोलॉजी तक हर सेक्टर में नए अवसरों की बात की। एक खास बात यह भी रही कि साउथ कोरिया अब इंटरनेशनल सोलर एलियंस और इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव से भी जुड़ रहा है। कल्चरल कनेक्शन की बात करें तो दोनों देशों के रिश्ते हजारों साल पुराने हैं। अयोध्या की प्रिंसेस सूरी रत्ना और कोरिया के किंग किम सूरो की कहानी इसका उदाहरण है। आज के पॉप और के ड्रामा इंडिया में पॉपुलर हो रहे हैं और इंडियन कल्चर भी कोरिया में पहचान बना रहा है। ट्रेड की बात करें तो दोनों देशों का व्यापार 27 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है और लक्ष्य है 2030 तक इसे 50 बिलियन डॉलर्स तक ले जाना। प्रेसिडेंट ली ने भी कहा कि इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर उभरा है और दोनों देश डिफेंस, एआई और शिप बिल्डिंग में कोऑपरेशन बढ़ाएंगे। यानी साफ है कि इंडिया और साउथ कोरिया अब ट्रेडिशनल पार्टनरशिप से आगे बढ़कर फ्यूचरिस्टिक पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं। गर्मी के मौसम में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए इंडियन रेलवेज ने बड़ा फैसला लिया है। इंडियन रेलवेज पूरे देश में 18,262 समर स्पेशल ट्रेन ट्रिप्स चलाने जा रहा है, जो अगले 3 महीनों तक ऑपरेट होंगी। रेलवेज मिनिस्ट्री के मुताबिक यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि पीक समर सीजन में पैसेंजर्स को स्मूथ और कंफर्टेबल ट्रैवल मिल सके। हर साल गर्मियों में छुट्टियों और ट्रैवल डिमांड बढ़ने से ट्रेन में काफ़ी भीड़ हो जाती है, जिससे टिकट्स मिलना मुश्किल हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक्स्ट्रा ट्रेन और एडिशनल ट्रिप्स शुरू किए जा रहे हैं ताकि यात्रियों को राहत मिल सके और कंजेशन कम हो। यानी इस बार समर ट्रैवल के दौरान रेलवेज ने पहले से ही तैयारी कर ली है ताकि लोगों को बेहतर सुविधा और आरामदायक सफर मिल सके। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी एक महत्वपूर्ण मैरीटाइम अपडेट सामने आई है। पिछले 48 घंटों में 2 इंडियन वेसल्स पर फायरिंग की घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि कोई भी घायल नहीं हुआ है। यह जानकारी दी है शिपिंग मिनिस्ट्री के डायरेक्टर मनदीप सिंह रांधवा ने और बताया कि सरकार इस पूरे सिचुएशन पर लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी बीच एक पॉजिटिव अपडेट भी सामने आई है। इंडियन फ्लैग्ड टैंकर देश गरिमा 18 अप्रैल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सुरक्षित पार कर चुका है। इस जहाज पर 31 इंडियन सीफरर्स सवार हैं और यह टैंकर 22 अप्रैल को मुंबई पहुंचने वाला है। यानी टेंशन के बीच भी इंडिया लगातार अपने मैरीटाइम ऑपरेशंस और नागरिकों की सुरक्षा पर पूरी तरह फोकस्ड है। वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच इंडिया में एलपीजी सप्लाई को लेकर सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि देश भर में एलपीजी सप्लाई पूरी तरह स्टेबल है और कहीं भी ड्राई आउट की स्थिति नहीं है। सरकार ने इसके लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाया गया है, बुकिंग इंटरवल को अर्बन और रूरल एरियाज में एडजस्ट किया गया है और डाइवर्जन रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड लागू किया गया है। खास बात यह है कि डीएसी यूजेज का टारगेट 90% था, लेकिन यह 92% तक पहुंच चुका है। कमर्शियल एलपीजी सप्लाई भी करीब 70% तक रिस्टोर हो चुकी है और 5 किलो सिलेंडर की डिमांड भी बढ़ी है
अब मैरीटाइम अपडेट की बात करें तो शिपिंग मिनिस्ट्री के डायरेक्टर मनदीप सिंह रांधवा ने बताया कि देश गरिमा टैंकर 97,000 मीट्रिक टन क्रूड लेकर 18 अप्रैल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सुरक्षित पार कर चुका है। हालांकि पिछले 48 घंटों में सनमर हेराल्ड और जग अर्नव जहाज़ों पर फायरिंग इंसिडेंट्स हुए, लेकिन राहत की बात यह है कि कोई क्रू घायल नहीं हुआ है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से असीम आर महाजन ने कहा कि सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और इंडियन कम्युनिटी की सेफ्टी पर पूरा ध्यान है। इसके साथ ही रणधीर जायसवाल ने बताया कि NSA अजीत डोभाल सऊदी अरबिया गए थे, जहां रीजनल सिचुएशन पर चर्चा हुई। वहीं रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने भी कहा कि मनरेगा स्कीम पूरी तरह चालू है और रूरल एम्प्लॉयमेंट में कोई रुकावट नहीं आएगी। यानी ग्लोबल टेंशन के बावजूद इंडिया ने एनर्जी और रूरल डेवलपमेंट तीनों मोर्चों पर स्थिति को स्टेबल बनाए रखा है। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL को खारिज कर दिया है, जिसमें मांग की गई थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेशनल सन का दर्जा दिया जाए। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोय मल्ल्या बागची की बेंच ने की। पिटीशन में यह भी मांग थी कि 23 जनवरी को नेताजी की जयंती घोषित की जाए और 21 अक्टूबर INA की स्थापना दिवस को नेशनल डेज घोषित किया जाए। साथ ही कटक में उनके जन्म स्थान को नेशनल म्यूजियम बनाने की भी मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसे हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल नेचर के मुद्दे जुडिशियल स्कोप के बाहर आते हैं और इस तरह की पेटिशंस को इंटरटेन नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अभी बताया कि इस तरह की सिमिलर पेटिशंस पहले भी आ चुकी हैं और उन्हें भी डिसमिस किया गया था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने फिर से साफ कर दिया है कि ऐसे फैसले लेना कोर्ट का काम नहीं है। वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच इंडिया की डिप्लोमेसी और तेज हो गई है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने सऊदी अरबिया में हाई लेवल मीटिंग्स की एक सीरीज की है। इस दौरान उन्होंने सऊदी लीडरशिप के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की, जैसे एनर्जी मिनिस्टर अब्दुलाजीज बिन सलमान, फॉरेन मिनिस्टर फैजल बिन फरहान और सऊदी के NSA मुसैद अल एबन। इन मीटिंग्स में एनर्जी कॉर्पोरेशन, रीजनल सिक्योरिटी और बायलैटरल रिलेशंस पर चर्चा हुई। एम्बेसी ऑफ इंडिया इन रियाद के मुताबिक दोनों देशों ने म्यूचुअल इंटरेस्ट के कई मुद्दों पर गहरी बातचीत की है। यह विजिट ऐसे समय पर हुआ है जब वेस्ट एशिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़े हुए हैं और ग्लोबल सिक्योरिटी सिचुएशन सेंसिटिव बनी हुई है। यानी साफ है कि इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच पार्टनरशिप अब और मजबूत होती जा रही है, खासकर एनर्जी और सिक्योरिटी जैसे सेक्टर्स में। भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के श्रीलंका दौरे के दौरान इंडिया की कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी दोनों की झलक देखने को मिली। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नुवारा इलिया में इंडियन ओरिजिन तमिल कम्युनिटी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने साइक्लोन दितवा से हुई तबाही पर दुख जताया और इंडिया की तरफ से ऑपरेशन सागर बंधु के तहत राहत और बचाव कार्यों की जानकारी दी। उपराष्ट्रपति ने इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत बने घरों का दौरा किया और बेनिफिशरीज से बातचीत की। उन्होंने बताया कि इंडिया अब तक 50,000 से ज़्यादा घर तमिल फैमिलीज को दे चुका है और अब फेज 4 में 10,000 और घर बनाए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने सीथा इलिया स्थित सीथा अमन टेम्पल का भी दौरा किया, जो रामायण से जुड़ा एक पवित्र स्थल है। उन्होंने हनुमान कोविल में भी श्रद्धा व्यक्त की, जहां लॉर्ड हनुमान से जुड़ी मान्यताएं हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इन धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के जरिए भारत और श्रीलंका के बीच हजारों साल पुराने रिश्ते मजबूत होते हैं। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि PM नरेंद्र मोदी ने सीथा अमान टेम्पल की रिनोवेशन की घोषणा की थी, जिससे दोनों देशों के टाइज और मजबूत होंगे। इस सफल दौरे के बाद उपराष्ट्रपति न्यू दिल्ली के लिए रवाना हो गए। राजस्थान से एक बड़ी खबर सामने आई है। PM नरेंद्र मोदी का HRRL रिफाइनरी में क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट के इनॉग्रेशन का कार्यक्रम, जो कि आज ही होने वाला था, उसको फिलहाल टाल दिया गया है। यह फैसला कल हुए फायर इंसिडेंट के बाद लिया गया, जो रिफाइनरी के आसपास के इलाकों में हुआ था। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के मुताबिक आग पर अब पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और राहत की बात यह है कि किसी के घायल होने की खबर नहीं है। सरकार ने इस घटना को लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, ताकि आग लगने के कारणों का पता लगाया जा सके और भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। मिनिस्ट्री ने यह भी कहा कि इनॉग्रेशन की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। यानी स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया गया है। देश के विकास को लेकर एक अहम संदेश दिया गया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही मॉडर्न नेशन की फाउंडेशन होता है। उन्होंने बताया कि स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर से लॉजिस्टिक्स कम होती है, ट्रेड बढ़ता है।
इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होता है और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। खास तौर पर रेलवेज और हाईवेज को लेकर प्रेसिडेंट ने कहा कि ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन और नेशनल इंटीग्रेशन के मजबूत साधन है। उन्होंने यह बातें राष्ट्रपति भवन में इंडियन रेलवेज के ऑफिसर्स और सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस के इंजीनियर से बातचीत के दौरान कही। राष्ट्रपति मुर्मू आज उड़ीसा के दौरे पर भी जाएंगी, जहां रूरकेला में प्लेनेटेरियम और साइंस सेंटर, निर्मल मुंडा परिवेश पाथ, ट्राइबल म्यूजियम और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन करेंगी। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए देश के रिमोट एरियाज में डेवलपमेंट को तेज करने पर सरकार का फोकस साफ नजर आ रहा है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन को लेकर एक अहम एक्सरसाइज शुरू हुई है। डस्टलिक 2026 का 7वां एडिशन उज्बेकिस्तान के नमनगन में गुरुमसराय फील्ड ट्रेनिंग एरिया में आयोजित किया जा रहा है। इस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का मकसद है दोनों देशों की सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना और ज्वाइंट ऑपरेशन की कैपेबिलिटी मजबूत करना। यह एक्सरसाइज खास तौर पर सेमी माउंटेनियस टेरेन में हो रही है, जहां सोल्जर्स स्पेशल आर्म स्किल्स और रियल कॉम्बैट जैसी ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसमें फोकस है अनलॉफुल आर्म्ड ग्रुप्स के खिलाफ ऑपरेशंस पर, ताकि दोनों देश मॉडर्न सिक्योरिटी चैलेंजेस का बेहतर तरीके से सामना कर सकें। यानी इस तरह की एक्सरसाइजेस से भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डिफेंस पार्टनरशिप और मजबूत हो रही है और दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन सीख रही हैं। भारत में स्टील सेक्टर को लेकर एक बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सामने आया है। साउथ कोरिया की पॉस्को और भारत की JSW स्टील ने मिलकर $7.3 बिलियन यानी करीब 10.7 ट्रिलियन वॉन का इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया है। इस ज्वाइंट वेंचर में दोनों कंपनियों की 50-50% हिस्सेदारी होगी और उड़ीसा में एक बड़ा इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट बनाया जाएगा। इस प्लांट की कैपेसिटी होगी हर साल 6 मिलियन टन स्टील प्रोडक्शन और इसे 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पॉस्को अकेले करीब 5.3 ट्रिलियन वॉन का निवेश करेगा और अपनी एडवांस्ड स्टील टेक्नोलॉजी लाएगा, जबकि JSW स्टील लोकल मार्केट और ऑपरेशंस को संभालेगी। इस प्रोजेक्ट का मकसद है भारत में प्रोडक्शन हब बनाना, ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत करना और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बूस्ट देना। इस डील के दौरान पॉस्को के चेयरमैन चांग इन हवा और JSW स्टील के CEO जयंत आचार्य भी मौजूद रहे। वहीं साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ली जे मायुंग ने PM नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग में एनर्जी सप्लाई चेन को स्टेबल रखने पर जोर दिया। यानी साफ है कि इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और बड़े इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स देश की इकोनॉमी को और मजबूत कर रहे हैं। वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच पीस टॉक्स को लेकर एक बड़ा सेटबैक सामने आया है। ईरान ने US के साथ दूसरे दौर की शांति वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ईरान की न्यूज एजेंसी इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी ने बताया कि यह फैसला कई वजहों से लिया गया है, जैसे US की एक्सेसिव और अनरियलिस्टिक डिमांड्स, बार बार बदलते रुख और ऑनगोइंग नवल ब्लॉकेड। ईरान का कहना है कि ये ब्लॉकेड सीज फायर का उल्लंघन है और इसी वजह से टॉक्स आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। IRNA न्यूज ने यह भी कहा कि इस्लामाबाद में होने वाली दूसरी राउंड की टॉक्स सिर्फ एक मीडिया गेम है और US प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। पिछले घटनाक्रम पर नज़र डालें तो 28 फरवरी को US और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। इसके बाद ईरान ने मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स किए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी कड़ा नियंत्रण रखा। फिर 8 अप्रैल को सीज फायर हुआ और पाकिस्तान में टॉक्स शुरू हुई, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाई। अब ईरान ने साफ कर दिया है कि मौजूदा हालात में टॉक्स का कोई क्लियर फ्यूचर नहीं दिख रहा, यानी डिप्लोमेसी अभी ठहरी हुई है और आने वाले समय में रीजन में अनसर्टेनिटी बनी रह सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास टेंशन और बढ़ती नजर आ रही है। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि US नेवी ने एक ईरानियन फ्लैग्ड कार्गो शिप को रोककर कब्जे में ले लिया। ट्रंप के मुताबिक वह जहाज नवल ब्लॉकेड को बाईपास करने की कोशिश कर रहा था और गल्फ ऑफ ओमन में US नेवी के डिस्ट्रॉयर ने इसे चेतावनी दी थी, लेकिन जब जहाज नहीं रुका तो US फोर्सेज ने इंजन रूम को डैमेज कर जहाज को रोक दिया और मरीन्स ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। इस जहाज का नाम तो उसका बताया जा रहा है। वहीं ईरान ने इस कार्रवाई को सीज फायर वॉयलेशन और मैरीटाइम पायरेसी बताया है और US पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पहले से ही टेंशन काफ़ी बढ़े हुए हैं। यानी साफ है वेस्ट एशिया में हालात अभी भी बेहद संवेदनशील बने हुए हैं और ऐसे इंसिडेंट्स कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ा सकते हैं।
आज गोल्ड और सिल्वर के रेट्स में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अगर 24 कैरेट सोने की बात करें तो आज इसका भाव करीब 15,600 से 15,800 रुपये प्रति ग्राम के बीच चल रहा है। यानी 10 ग्राम सोना लगभग 1,56,000 से 1,58,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब चांदी की बात करें तो आज सिल्वर का रेट करीब 270 से 280 रुपये प्रति ग्राम है। यानी 1 किलो चांदी लगभग 2,70,000 से 2,80,000 के बीच पहुंच गई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के लेटेस्ट न्यूज़ करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।